रायगढ़ के राजा महाराज विक्रम सिंह बड़े ही प्रजाप्रिय व्यक्ति थे। वो हमेशा अपने प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखते थे और अक्सर अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकल पड़ते थे। एक दिन महाराज मंत्री से, मंत्री जी, कई दिन हो गए हैं हमने नगर यात्रा नहीं की। आज चलकर देखते हैं कि नगर के क्या हाल हैं और हमारी प्रजा कैसी है। वो सुखी है या दुखी है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। जी महाराज, चलते हैं। दोनों अपना रंग रूप बदलकर महल से निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों नगर की उस बस्ती में पहुंच गए जहां पर राजा के नगर के सबसे गरीब लोग रहते थे। वहां एक घर के बाहर, मंत्री जी, ये गाना गाने की और हंसने की आवाज क्या आपने भी सुनी? जी महाराज, ये आवाज तो इस घर के अंदर से ही आ रही है। चलिए उस खिड़की से घर के अंदर देखते हैं। दोनों घर की खिड़की से छुपकर अंदर की तरफ देखते हैं। वहां एक पति पत्नी भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं। मंत्री जी, इन्हें देखकर तो लगता है कि ये काफी गरीब दंपत्ति हैं और उनके घर की दशा देखकर ये भी समझ आता है कि जीवन बड़ी मुश्किल से चल रहा है। फिर भी ये दोनों कितने प्रसन्न हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूं। भला इन्हें किस चीज की प्रसन्नता है? तभी मंत्री के पैर से खिड़की के बाहर रखी ईंटों की ढेर गिरती है, जिससे आवाज हो जाती है। घर के अंदर से आवाज आती है, कौन है? कौन है वहां? हम एक यात्री हैं और यहाँ से गुजर रहे थे। इतना कहते हुए महाराज और मंत्री दोनों घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दंपति भी अपने घर के अंदर से दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए हमारा। मैं कालू हूँ और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी। हमारे घर के भीतर पधारिए और हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए और अपनी सेवा का मौका दिया। लक्ष्मी, हमारे घर भगवान आए हैं, उनके लिए भोजन परोसो। जी, मैं भी भोजन परोसती हूँ। चलिए, तब तक मैं आप दोनों के हाथ पैर धुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ही भोजन किया है। द्वार पर आया हुआ अतिथि सदा भगवान के समान होता है और हम अपने भगवान को अपने द्वार से भूखा कैसे जाने देंगे? महाराज कालू का भाव देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसे झोपड़ी के अंदर की स्थिति को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि हरि और उसकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी कालू इतने खुले दिल से महाराज और मंत्री को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा था। आप क्या कार्य करते हैं और आप दोनों के घर में सुकून का माहौल है? मैं एक मोची हूँ और लोगों के जूते चप्पल सिलता हूँ और जो पैसे मिलते हैं उससे रात का भोजन खरीद लेता हूँ। यदि आपको किसी दिन बिल्कुल भी पैसे ना मिले तो आप अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता हूँ। तभी लक्ष्मी घर में जो कुछ भी था वो परोस कर ले आती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो कई दूसरे रास्ते हमारे लिए अवश्य खोल देता है और फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हमारे लिए सही होता है। महाराज और मंत्री दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित थे। महाराज मंत्री से, मंत्री जी,
मुझे इस व्यक्ति से मिलकर बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ महाराज, मैं भी इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा। यह व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई छुपा हुआ धन है। धन का तो मुझे नहीं पता, परंतु उसके घर में एक अलग सा सुकून था, शांति थी, और उन दोनों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जी जी महाराज, बड़ा ही अजीब व्यक्ति है ये। मैं इस व्यक्ति के ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अगली सुबह महाराज राज्यसभा में मंत्री से, मंत्री जी, पूरे नगर में यह आदेश दे दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं कर सकता है। जो आदेश महाराज। थोड़ी देर में पूरे नगर में खबर फैल गई। ये कैसा आदेश दे दिया महाराज ने? यदि हमारे जैसे और भी लोग सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? लक्ष्मी, धैर्य रखो और बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमारे जीवन में पहले भी तो समस्याएं आई हैं। क्या हमें उन समस्याओं का समाधान नहीं मिला है? बताओ। मिला है, परंतु इस बार तो ये समस्या बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसे सब कुछ होना चाहिए। कालू नगर में इधर उधर कुछ काम की तलाश करने लगा। तभी उसे प्यास लगी। उसने देखा कि एक आदमी चौराहे पर बैठा लोगों को मटके से पानी पिला रहा था और लोग उसे कुछ पैसे दे रहे थे। कालू उस व्यक्ति के पास जाकर, भाई, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या पानी बेचकर भी पैसे कमाए जाते हैं? जरूर कमाए जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। कालू तुरंत अपने घर वापस जाता है और पानी से भरा हुआ एक घड़ा और 2 लोटे लेकर दूसरे चौराहे पर बैठ जाता है। उसके पास भी लोग पानी पीने आने लगे और शाम होते होते उसके घड़े का पानी समाप्त हो जाता है और उसके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। शाम को राजा और मंत्री फिर से कालू के घर आ जाते हैं। आइए मित्र, बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आइए, भोजन कीजिए। मैं तो पूरे दिन तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था मित्र। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि राजा ने मोचियों के लिए अजीब सा एक फरमान जो जारी कर दिया। भला बताओ, अगर मोची सड़क पर जूते चप्पल नहीं बनाएगा तो कहां बनाएगा? जरूर राजा ने कुछ अच्छा ही सोचकर ऐसा आदेश दिया होगा। मुझे तो लग रहा था कि तुम कहीं और चले गए होगे, क्योंकि अगर तुम जूते चप्पल नहीं सिल पाओगे तो क्या करोगे? भोजन कैसे खरीदोगे? मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है। उन्होंने मुझे आज भी भूखा नहीं रखा। आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। भोजन? परंतु कल तो तुमने कहा था कि तुम दिन में जो कमाते हो उन पैसों से शाम का भोजन खरीदते हो। मैंने आपसे सत्य कहा था। अब मैं पानी बेचता हूं और पानी बेचकर मुझे जो पैसा मिला उससे आज का भोजन खरीदा है। महाराज और मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। वैसे तो ये मेहनत का काम है और इस काम में पैसे भी कमा रहा हूं, परंतु कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इन पैसों से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भोजन के बाद महाराज और मंत्री वहां से बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है कि ये परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। मुझे कालू की कोई और परीक्षा लेनी होगी।
जी जी महाराज, परंतु अब आप उसकी कौन सी परीक्षा लेंगे? ये आपको कल सुबह दरबार में पता चलेगा। दूसरे दिन दरबार में महाराज फिर से एक नया आदेश देते हैं। मंत्री जी, नगर में आदेश जारी करवा दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर या चौराहे पर बैठकर पानी नहीं बेचेगा, क्योंकि पानी बेचना उचित नहीं है। उसके लिए मूल्य लेना गलत है। जी जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। थोड़ी देर में पूरे नगर में खबर फैल गई। खबर सुनकर लक्ष्मी बोली, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं जूते तो नहीं सिल सकता, पानी भी नहीं बेच सकता, तो भी कुछ ना कुछ ईश्वर ने हमारे लिए जरूर सोच रखा होगा। तभी कालू की नजर एक लकड़हारे पर गई। वो उसके पास जाता है। भाई, यदि आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, पूछो पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? क्या लकड़ियां बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं? जरूर कमाए जा सकते हैं, बस तुम्हें अपने हाथों को मजबूत रखना होगा, क्योंकि लकड़ियों को तोड़ने, काटने और उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हाथों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे हाथों में ताकत और पीठ मजबूत होनी चाहिए। कालू वहां से चला जाता है। और रात के वक्त राजा और मंत्री फिर से कालू के घर पहुंच जाते हैं। कालू, तुम कैसे हो? मैंने आज फिर से राजा का एक नया फरमान सुना और फिर से मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। अब तुम क्या करोगे? मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं पहले की तरह ही संतुष्ट हूं। संतुष्ट हो? मैं समझा नहीं। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तुमने तो अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं जोड़ रखा है। मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। नया व्यवसाय? कैसा नया व्यवसाय? मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया है और उसमें मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है। काफी कुछ बदल गया है जीवन में, परंतु सब कुछ ठीक है। मैंने दिन भर लकड़ी काटकर इकट्ठा करके शाम को बाजार में बेच दिया और जो पैसा मिला उससे चावल और खाने की अन्य सामग्री ले आया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बिना भोजन किए ही कालू से विदा लेकर निकल जाते हैं। महाराज मंत्री से, मंत्री जी, बड़े आश्चर्य की बात है, कालू इस परीक्षा से भी बाहर निकल गया। मुझे लगता है अब मुझे कोई और परीक्षा लेनी होगी। महाराज, अब आप उस गरीब मोची को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे? मुझे पता करना ही होगा, और यदि वो जो कुछ कहता है या जो कुछ हमें दिखता है बस वो सत्य है, तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। हमें इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए। अगले दिन महाराज ने एक नई घोषणा कर दी। सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। अब कालू राजा के महल के बाहर हाथ में तलवार लेकर पहरा दे रहा था। कुछ समय बाद कालू अपने दल के प्रमुख के पास जाता है। सरकार, हमें दिहाड़ी कब मिलेगी? आपको वेतन माह के अंत में मिलेगा। यहाँ आपको रोज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कालू के साथ वहाँ अन्य लकड़हारे भी थे। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम पूरे माह क्या करेंगे? अपने परिवार को कैसे संभालेंगे? दल के प्रमुख ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहाँ से चला गया। कालू शाम को बिना सामान लिए घर पहुँचता है और लक्ष्मी को सारी बात बताता है। अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो रात के लिए एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। हम क्या करेंगे जी? कालू कुछ समय मौन रहता है और अगले ही पल कालू लक्ष्मी से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके वापस आता हूँ। कालू अपनी चांदी की तलवार एक सुनार के यहाँ बेच देता है।
पैसों से 1 माह के लिए भोजन पकाने का सामान लेकर वापस आता है। लक्ष्मी, ये 1 माह के लिए भोजन की सामग्री है। अब जब 1 माह बाद वेतन मिलेगा तब हम उस वेतन से अगले माह के लिए भोजन का इंतजाम कर लेंगे। लक्ष्मी खुशी खुशी भोजन पकाने लगती है और दूसरी तरफ कालू लकड़ी से एक सुंदर और हूबहू वैसी ही तलवार बनाने बैठ जाता है जैसी उसने बेची थी। तभी राजा फिर से आता है और उस समय कालू खुशी से गाना गा रहा था। क्या बात है मित्र, आज तो तुम ज्यादा ही खुश लग रहे हो, जबकि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत परेशान होगे, क्योंकि मैंने राजा का नया आदेश सुना और जहां तक मैं जानता हूं राजमहल में काम करने वाले लोगों को माह में 1 बार वेतन मिलता है। अब तुम 1 माह तक क्या करोगे, कैसे भोजन करोगे? मित्र, मैंने चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बना ली। अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सब कुछ ठीक है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं। राजा और मंत्री कालू से विदा लेकर महल वापस आ जाते हैं। राजा मंत्री से, मुझे अभी भी इस व्यक्ति के ईश्वर पर अटूट विश्वास पर संदेह हो रहा है। कल मुझे इसकी एक और परीक्षा लेनी होगी। दूसरे दिन महाराज कालू के प्रमुख को आदेश देते हैं कि वो हरी से गर्दन काटने को बोले। कालू का प्रमुख कालू से, तुम अपनी तलवार लेकर चलो, तुम्हें आज से शाही जल्लाद बना दिया गया है और महाराज ने एक चोर को मृत्यु की सजा सुनाई है। तुम्हें अपनी तलवार से उसकी गर्दन को अलग करना होगा। मैंने कभी किसी का सर नहीं काटा और मैं ये करना भी नहीं चाहता हूँ। क्या इस कार्य से बचने का कोई विकल्प नहीं है? नहीं, ये महाराज का आदेश है और उनके आदेश का पालन तुम्हें अवश्य करना होगा। प्रमुख कालू को नगर में चौक पर ले गया, जहां पहले से काफी लोगों की भीड़ जमा थी और एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ खड़ा था। कालू अपने प्रमुख से बोला, यदि आपका आदेश हो तो क्या मैं ईश्वर से प्रार्थना कर लूं? कर लो, परंतु जल्दी करना। कालू ने आंखें बंद करके बहुत देर तक प्रार्थना की। तभी कालू के प्रमुख के चिल्लाने की आवाज आई, बस बहुत हो गई तुम्हारी प्रार्थना, अब इस चोर का सिर काट दो, इसकी मृत्यु का समय आ गया है। हे प्रभु, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, जो सही हो वही कीजिएगा। यदि ये सच में गुनाहगार है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, और यदि ये बेगुनाह है तो मेरी तलवार की धार एक लकड़ी की तलवार की धार जैसी हो जाए। कहते हुए उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और आसमान में ऊंचा उठाते हुए गर्दन काटने ही वाला था। तभी भीड़ में से महाराज बाहर आए। रुक जाओ, आज यहाँ किसी की गर्दन नहीं कटेगी। महाराज हंस रहे थे क्योंकि वहाँ सच में कोई चोर था ही नहीं। वो तो महाराज का ही एक सेवक था जिसके हाथ बांधकर वहाँ खड़ा किया गया था। कालू ने महाराज को पहचान लिया। अरे, आप तो वही यात्री हैं, मतलब आप यात्री नहीं एक राजा हैं। और तुम एक समझदार और ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो। आज से हम तुम्हें अपना शाही सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं एक गरीब मोची हूँ और वो भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं आपको क्या सलाह दूंगा, आप मुझे सलाहकार बना रहे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, तुम्हारी हर तरीके से परीक्षा ली, परंतु तुम एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे, एक विनम्र शाही रक्षक और एक ऐसे जल्लाद हो जो किसी बेगुनाह पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा। और ऐसे इंसान की सलाह जब मुझे मिलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बदलेगा और सही होगा। जो सही होना चाहिए वही होगा। इस तरह से कालू महाराज के द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं को पास कर
एक अच्छा सलाहकार बन जाता है और सदा अपने ईश्वर के प्रति आस्था को बनाए रखते हुए महाराज को नेक सलाह देता है।